हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस IQ में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं दीक्षा यादव आज आपके लिए केमिस्ट्री की वीडियो नंबर 14 लेकर के आई हैं, जिसमें आज हम आपको न्यूमेरिकल करवाने वाले हैं जो कि मोल प्रभाज और अर्ध आयु काल से संबंधित है। तो यह वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो बच्चे 7 जनवरी 2021 को CP नेट एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखना, ध्यान से देखना। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो फिर टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज हम आपके लिए क्या लेकर के आए। सबसे पहले हम आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे जो हमने आपको वीडियो नंबर 13 में 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, जिसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन में मोलरता ज्ञात करनी थी और सेकंड क्वेश्चन में मोललता ज्ञात करनी थी। तो इन दोनों क्वेश्चन में से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया एक बच्चे ने जिसका नाम है MA स्टोरीज, और उन्होंने कहा कि मैम दूसरा क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है मोललता, जिसे आप सॉल्व करवा दीजिए। तो हम उनके ही डिमांड पर ये सेकंड क्वेश्चन आपको लगवाने वाले हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने कम से कम एक क्वेश्चन का आंसर तो दिया और अन्य किसी बच्चे ने ना ही आंसर दिया और ना ही आंसर देने की कोशिश की। तो ये गलत बात है। कम से कम आप आंसर तो दिया करो, जिससे कि मुझे भी पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। जब आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट कर दो कि मुझे नहीं आ रहा है, प्लीज़ समझा दो, तो हम आपको समझा भी देंगे। ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन था, उसमें मोललता ज्ञात करने के लिए कि भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोललता की गणना कीजिए। यहाँ आपको मोललता ज्ञात करना था। मोललता को हम व्यक्त करते हैं स्मॉल m से। ठीक है, स्मॉल m बराबर फॉर्मूला होता है विलय के मोलों की संख्या वटे विलायक का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 1000। यही तो होता है। ओनली आप इस चीज़ में फंस गए होंगे कि यहाँ पर मुझे विलय भी चाहिए और विलायक भी चाहिए, ओनली मान एक ही दिया गया है 20%। तो हम आपको यहीं से निकाल के दिखाएंगे कि सेकंड मान हमें कैसे मिलेगा। सबसे पहले उस पर जाने से पहले हम आपको थोड़ी विलय और विलायक के बारे में जानकारी दे देते हैं। देखो सबसे पहले विलयन के बारे में बताएंगे। विलयन जो होता है वो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है जो कि विलय और विलायक से मिलकर के बना होता है। ठीक है, विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है जो कि विलय और विलायक से मिलकर के बना होता है। देखो अब इस विलय क्या होता है और विलायक क्या होता है। तो विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित होगा वो हमारा विलय होगा। ठीक है, विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित होगा वो विलय होगा और जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होगा वो हमारा विलायक होगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट आप याद रखना। अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल में है भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट, 20% है पोटेशियम कार्बोनेट, विलयन की मोललता की गणना करनी है। लेकिन आपको ये पता है कि मोललता ज्ञात करने के लिए विलय और विलायक दोनों की आवश्यकता होती है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड मान निकालेंगे इसी से। देखो आप सभी लोगों को पता है कि परसेंटेज होती है 100 की, तो हम क्या कर देंगे 100 माइनस की 20, ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद हम जब 100 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 80 ग्राम। ठीक है, ये होगा 80 ग्राम। एक मान हमारा है 20 हो गया, अब सेकंड हमारा क्या निकल के आ गया 80। अब बात उठती है कि इसमें हम एक तो 20 है एक तो 80 है। अब हम कैसे पता करेंगे कि ये विलय है और कौन सा विलायक है। तो अभी हमने आपको बताया जो पदार्थ कम होगा वो विलय होगा और जो पदार्थ अधिक होगा वो हमारा विलायक होगा। तो जो हमारा 20 ग्राम होगा वो हमारा विलय होगा और जो हमारा 80 ग्राम निकल के आया वो हमारा विलायक होगा। ठीक है, ये 80 ग्राम हमारा विलायक है और 20 ग्राम हमारा विलय है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं मोललता की तरफ। ठीक है, मोललता बराबर फॉर्मूला हम आपको वीडियो नंबर 13 में समझा चुके हैं, वहाँ बता भी चुके हैं। तो आप जब तक उसे नहीं देखोगे आपको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है,
मोललता स्मॉल एम बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलाय का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 1000। ठीक है, अब देखो मुझे विलेय का भी मान पता चल गया और विलाय का भी, लेकिन भाई साहब यहाँ पर पूछ रहा है विलेय के मोलों की संख्या पहले पता होनी चाहिए। विलेय के मोलों की संख्या को हम स्मॉल एन से व्यक्त करते हैं, जिसका फॉर्मूला विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार होता है। विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। भार तो आपको पता है 20 ग्राम है, अब अणुभार आपको ज्ञात करना है। अणुभार कैसे ज्ञात करते हैं, जो आपको विलेय दिया गया है उसी में हम द्रव्यमान संख्या रख करके और हम जोड़ देंगे, हमारा अणुभार निकल के आ जाएगा। अब हम अणुभार ज्ञात देखो करेंगे, हमारा क्या है, पोटेशियम कार्बोनेट एक विलेय है। पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है K2CO3। ठीक है, देखो आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपके लिए हम जो भी लेकर के आए सवाल वो बहुत अच्छे से समझाएंगे, बहुत ही धीमे से, बहुत ही डिटेल से समझाएंगे। तो वीडियो लंबी हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो जब क्या हो जाएगा, पोटेशियम कार्बोनेट हमका अब इसका अणुभार निकालेंगे तो के जो होता है उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 39, और इसमें अणु कितने इसके 2, तो 2 × 39। ठीक है, प्लस हमारे कार्बन जो द्रव्यमान संख्या है वो है 12, प्लस ऑक्सीजन के अणु कितने 3, और इसका द्रव्यमान संख्या कितनी होती है 16। ठीक है, इसकी जो द्रव्यमान संख्या होती है वो होती है 16। अब आप क्या करोगे, 2 × 39 प्लस 12 प्लस 3 × 16 हमारा हो गया। जब आपको इसमें गुणा करके प्लस करोगे तो हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं हमारा निकल के आएगा 138। ठीक है, 138 जो हमारी क्या हो जाएगी, विलेय का अणुभार। ठीक है, 138 हमारा निकल के आया विलेय का अणुभार। हम क्या करेंगे, इसमें इसको रख देंगे। ठीक है, जब इसमें हम रखेंगे तो भार हमारा कितना था 20, अणुभार कितना निकल के आया 138। ठीक है, इतना हमारा निकल के आ गया विलेय के मोलों की संख्या 20/138। अब हम क्या करेंगे, चलते फॉर्मूले की तरफ। ठीक है, जब हम फॉर्मूले की तरफ चलेंगे, एम बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलाय का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 1000। ठीक है, एम बराबर विलेय के मोलों की संख्या निकल के आई हमारी 20/138। ठीक है, 20/138। अब बटे में आपको क्या लिखना है, विलाय का द्रव्यमान ग्राम में। विलाय का द्रव्यमान कितना है हमारा, विलाय का द्रव्यमान अभी हमने आपको बताया कितना निकल के आया था 80 ग्राम, तो हमारा हो जाएगा 80 × 1000। ठीक है, इतना तो आप कर ही लोगे। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, गुणा भाग करके आंसर को ज्ञात करना है। जब हम एक जीरो से इस जीरो को काट देंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा हो जाएगा 20/138। इस 8 को हम यहाँ पर पहुँचा देंगे इंटू हमारे 8 ऊपर कितना हो जाएगा 100। जब भाई साहब आप इसको गुणा भाग करके जब काटोगे पीढ़ों को सब कुछ करोगे तो हम आपको डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं कितना निकल के आएगा। यदि आपका ना निकल के आए तो आप कमेंट कर देना, फिर समझा देंगे। जब आप 20 × 100/138 × 8 का गुणा भाग करोगे निकल के आएगा आपका 1.81 और इसका मात्रक होता है मोल प्रति किग्रा। ठीक है, मोल प्रति किग्रा 1.81 मोल प्रति किग्रा इसका निकल के आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट में हम आपको समझाने वाले हैं मोल प्रभाज के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आप मोल प्रभाज के फॉर्मूले को देख लीजिए कि मोल प्रभाज निकालते क्या है। तो देखो सबसे पहले हम आपको मोल प्रभाज बता देते हैं, जिसे मोल अंश भी कहा जाता है, जिसका एंड एक और नाम है मोल भिन्न। ठीक है, देखो मोल प्रभाज होता है किसी भी विलयन में विलेय या विलाय के मोलों की संख्या, किसी भी विलयन में विलेय या विलाय के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलेय या विलाय का मोल प्रभाज कहा जाता है। इसे लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है,
देखो विलेय और विलायक आपको दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात करना है, ठीक है। आपको हमने परिभाषा ही बता ही दी है कि बिलियन में विलेय या विलायक के मोलों की संख्या बटे बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलेय या विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। जब हम विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात करेंगे तो विलेय का मोल प्रभाज जिसे हम प्रदर्शित करेंगे λ1 से, हम यहाँ पर x1 भी ले सकते हैं, ठीक है। विलेय का मोल प्रभाज x1 बराबर होगा विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय की मोल संख्या प्लस विलायक की मोल संख्या, ठीक है। जब हम विलायक का मोल प्रभाज ज्ञात करेंगे जिसे हम λ2 या फिर x2 भी मान सकते हैं, ठीक है। उसे ज्ञात करने के लिए आपको करना पड़ेगा विलायक का मोल प्रभाज विलायक के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है। देखो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, जब आप विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात करोगे उस टाइम आपको ऊपर रखना पड़ेगा विलेय के मोलों की संख्या और नीचे आपको विलेय तथा विलायक दोनों के मोलों की संख्या को रख करके आप सॉल्व कर लोगे, आपका मोल प्रभाज निकल के आ जाएगा। जब आप विलायक का मोल प्रभाज ज्ञात करोगे तो उस टाइम आपको विलायक के मोलों की संख्या को ऊपर रखना पड़ेगा और नीचे विलेय और विलायक दोनों की मोलों की संख्या को जोड़ करके रख दोगे, आपको निकल के आ जाएगा विलायक का मोल प्रभाज, ठीक है। क्योंकि विलियन में विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलियन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलेय या विलायक का मोल प्रभाज कहा जाता है। जब सवाल करवाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखते हैं सवाल को। सवाल लिखा हुआ है 36 ग्राम जल और 46 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। 36 ग्राम हमारा क्या होगा विलेय और 46 ग्राम हमारा क्या होगा एथिल एल्कोहल, क्योंकि पता है जो कम मात्रा में है वो विलेय है, जो अधिक मात्रा में है वो हमारा विलायक है, ठीक है। 36 ग्राम कम मात्रा में तो हमारा ये विलेय हो गया। सबसे पहले हम निकालेंगे विलेय के मोल प्रभाज, सबसे पहले हम निकालेंगे विलेय का मोल प्रभाज जिसे हम x1 मानते हैं, ठीक है। x1 बराबर हमारा होगा क्या विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय तथा विलायक दोनों के मोलों की संख्या। अब हम जब विलेय के मोलों की संख्या निकालेंगे जिसे हम मानेंगे n1, ठीक है। n1 बराबर भार बट्टे अणुभार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। हम अभी आपको समझा चुके हैं कि मोलों की संख्या निकालते कैसे हैं। अब विलेय का भार कितना दिया गया 36 और विलेय है क्या हमारा जल ही तो है जिसका फॉर्मूला H2O होता है। जब आप H2O का अणुभार निकालोगे तो 18 निकल के आएगा। कैसे निकालोगे अभी हम इसी वीडियो में आपको समझा चुके हैं, ठीक है। 18 का जब हम 18 से 36 को भाग देंगे, 18 का जब हम 36 में भाग देंगे हमारा निकल के आएगा 2, जो कि होगा क्या विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है। विलेय के मोलों की संख्या निकल के आई 2। अब हम निकालते हैं विलायक के मोलों की संख्या जिसे हम प्रदर्शित करेंगे N2 से। N2 बराबर हमारा भार बट्टी अणुभार। अब हमारा है क्या एथिल एल्कोहल जिसका भार कितना है 46। एथिल एल्कोहल का जब आप अणुभार निकालोगे जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, इसका आप अणुभार खुद ही निकाल लेना, निकल के आएगा 46, ठीक है। जब हम 46 से 46 काटेंगे निकल के आएगा हमारा 1। अब आपको विलेय का मोलों की संख्या पता चल गई 2 और विलायक के मोलों की संख्या भी पता चल गई 1। याद रखना 2 और 1, ठीक है। अब करते हैं सवाल को सॉल्व। हमारा N1 निकल के आया, N1 जो है वो है 2 और N2 जो है वो है 1। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे विलेय का मोल प्रभाज जिसे हम x1 मानेंगे, ठीक है। x1 बराबर होता है N1 बटे N1 प्लस की N2, यही तो होता है। अब हमारा N1 क्या है, N1 कितना मान निकल के आया 2 और नीचे क्या करना है विलेय तथा विलायक दोनों का मोलों की संख्या, तो हमारा हो जाएगा 2 + 1, ठीक है। अब ऊपर हो जाएगा 2, नीचे हो जाएगा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। जब हम 3 से 2 को काटेंगे निकल के आएगा हमारा 0.66, 0.66, यही तो निकल के आएगा।
3 का भाग जब हम 2 में देंगे, अब आपका निकल के आ गया किसका मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज। अब हम ज्ञात करेंगे विलायक का मोल प्रभाज। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर कॉपी में नोट भी कर सकते हो। आगे देखते हैं, आगे निकालना है आपको x2। आपको x2 मीन्स विलायक का मोल प्रभाज बराबर होगा हमारा विलायक के मोलों की संख्या बटे विलेय तथा विलायक दोनों की मोलों की संख्या। जो हमारी विलायक के मोलों की संख्या थी वो निकल के आई 1, जबकि हमारी जो n1 प्लस n2 कितना हो जाएगा 2 + 1, ऊपर 1/3, यही तो हो जाएगा। 3 का भाग जब हम 1 में देंगे हमारा निकल के आएगा 0.33। यही हमारी निकल के आ गई क्या, विलायक का मोल प्रभाज। विलेय का निकल के आया 0.66, विलायक का निकल के आया 0.33। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, लेकिन देखना अंत तक, बिल्कुल भी स्किप मत करना। देखते हैं आगे क्या है। देखो समझ में ना आया हो तो कमेंट जरूर करें। देखिए नेक्स्ट में आपको हम समझाएंगे अर्ध आयु काल के बारे में। अर्ध आयु काल देखो फॉर्मूला होता है, अर्ध आयु काल को सबसे पहले व्यक्त करते हैं t½ से, ठीक है। t½ से हम प्रदर्शित करते हैं अर्ध आयु काल को, जिसका फॉर्मूला t½ बराबर 0.693/k होता है, ठीक है। 0.693/k अर्ध आयु काल का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला याद रखना। चलते हैं डायरेक्ट सवाल की तरफ। सवाल है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल 693 सेकेंड 693 सेकेंड है। इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। वेग स्थिरांक को प्रदर्शित करते हैं k से। आपको यहाँ पर k का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, फॉर्मूला होता है t½ बराबर 0.693/k, यही तो होता है। t½ हमारा क्या होता है, अर्ध आयु काल। k क्या होता है, हमारा वेग स्थिरांक। मुझे ज्ञात क्या करना है, k, तो हम क्या करेंगे, k को यहाँ पहुँचा देंगे, t को यहाँ ला देंगे, तो हमारा k बराबर 0.693/t½ हो जाएगा, ठीक है। यही तो हो जाएगा। अब हम क्या रखेंगे, इस फॉर्मूले में t½ का मान रख देंगे। जब हम t½ का मान रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, k बराबर 0.693/t½ का मान कितना है अर्ध आयु काल का, 693 इतना हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इससे सॉल्व कर लेंगे और अर्ध आयु मेरा वेग स्थिरांक का मान निकल के आ जाएगा। k का हम दशमलव हटाएंगे, नीचे 3 बिंदी को बढ़ाएंगे। जब हम नीचे 3 बिंदियों को बढ़ा लेंगे तो हमारा हो जाएगा 693/693 इंटू 10⁻⁻³ ये हम लिख सकते हैं कि नहीं। यदि आपने फिजिक्स पढ़ी होगी तो आप इससे इस तरीके को समझ भी सकते हो, ठीक है। ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। 693/693 इंटू हम इस 3 जीरो को क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻³ जब हम 693 से 693 को काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 1 बार, इंटू इधर 10⁻⁻³ है। अब जब हम इसे ऊपर पहुंचाएंगे तो 10⁻⁻³ हो जाएंगी। यही हमारा k मीन्स वेग स्थिरांक निकल के आ जाएगा। मात्रक की बात की जाए तो इसका होगा सेकंड इनवर्स। कैसे होगा, देखो समय जो था वो हमारा नीचे था, जो हमारा समय अर्धायु काल था वो नीचे था। अब हमने इस समय को कहाँ पहुंचा दिया, ऊपर, जो कि तो ये किस में हो जाएगा, सेकंड इनवर्स में। यदि बेटा इस यहाँ पर मिनट दिया जाता तो आप मिनट इनवर्स करते। ये विशेष याद रखना, ऑप्शन में सेकंड इनवर्स और मिनट इनवर्स दोनों में आंसर आ सकता है। एक ही आंसर दो तरीके से, सेकंड इनवर्स और मिनट इनवर्स। आपको ये याद रखना कि अर्धायु काल जिस समय में दिया गया होगा उसी समय में उसका मात्रक निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर निकल के आएगा सेकंड इनवर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट कर देना, हम आपको फिर से समझा देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं।
आगे हम आपके लिए 2 क्वेश्चन होमवर्क में लेकर के आए हैं। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना होगा। प्रथम सवाल में आपको मोल प्रभाज बताना होगा और सेकंड सवाल आपको खुद समझना होगा, जिसमें आपको वेग स्थिरांक की गणना करनी है। सवाल घुमा के रखा गया है लेकिन बिल्कुल भी कठिन नहीं है। आप प्लीज़ ज़रूर आंसर दें। जो बच्चे से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आंसर ज़रूर दें, जिससे मुझे भी पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब हमने आपके मोल अर्ता, मोल अल्ता और मोल प्रभाज और अर्धआयुकाल 4 के न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल पर यदि आप न्यू हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। अब हम आपके लिए शाम 7 बजे के समथिंग कुछ MCQ लेकर के आएंगे, कुछ न्यू टॉपिक के साथ। जो भी न्यूमेरिकल शेष बचे होंगे वो हम आपको फिर करवा देंगे। कहने का मतलब है 1-2 दिन के रेस्ट के बाद हम आपको न्यूमेरिकल फिर करवा देंगे। अब हम आपके चलाएंगे MCQ। ठीक है, आपका एग्जाम जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है, तैयारी अच्छे से करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। तो फिर ठीक है, चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।